हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बायोमोलिक्यूल्स का एक और टॉपिक जो है हमारा प्रोटीन्स। तो बच्चों, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स कई सारी चीज़ें कराते हैं। प्रोटीन्स हार्मोन्स बनने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन सेल की परमिएबिलिटी देखते हैं, प्रोटीन फंक्शनिंग देखते हैं, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब हमने देखा था कि प्रोटीन कैसे बना है। तो प्रोटीन का जो मोनोमर है, या कह सकते हो प्रोटीन छोटे छोटे स्मॉल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बना है। तो प्रोटीन्स का मोनोमर क्या हुआ बच्चों? हमारा अमाइनो एसिड्स। इतना क्लियर हो गया। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे पहले अमाइनो एसिड्स के बारे में और फिर हम डिटेल में देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो बच्चों, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके कई क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब वो कई टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें एडेड है, किस तरीके का एडेड है, तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो पोलर है या नॉन पोलर है, मतलब उनकी केमिकल एक्टिविटी कैसी है। ठीक है बच्चों, तो चार्ज कौन सा है उन पे, उसमें वो डिवाइड होते हैं। तीसरा उनका क्लासिफिकेशन आप ये कह सकते हो कि उनके बॉडी में इस्तेमाल कैसा हो रहा है, मतलब वो हमारी बॉडी में खुद बन रहे हैं या हमें अपनी डाइट से चाहिए। एक क्लासिफिकेशन उनके इनटेक पे है। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो है कि उनका फेट क्या होता है, मतलब मेरा अमाइनो एसिड ग्लूकोज बना रहा है या कीटोन बना रहा है या दोनों बना रहा है। तो बेसिकली जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो उनकी फेट पे डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड्स कौन सा, किस तरीके का कंपाउंड हम लोगों को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू। अब शुरू करते हैं हम आज क्या अमाइनो एसिड्स के बारे में सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अमाइनो एसिड्स हमने देखा क्या कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्ड दो फंक्शनल ग्रुप। एक तो हमारा अमाइनो एसिड्स और दूसरा हमारा क्या कह सकते हो, बताओ जल्दी बताओ, अमाइनो एसिड और हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप। चलो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये हो गया मेरा सी। ये क्या है मेरा कार्बोक्साइलिक ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ये हो गया मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप। यहाँ पे मेरा क्या अटैच्ड है, मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे H और दूसरा क्या अटैच्ड है, जल्दी बताओ बच्चों, मेरा अमोनिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। क्या दो चीजें एडेड हैं इसमें, एक मेरा फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप और मेरा अमोनिया। एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, जल्दी बताओ क्या, कि इसका हर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। कार्बन पे अलग अलग टाइप की चीजें अटैच्ड है ना। देखो यहाँ पे R अलग अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्साइल अलग अटैच्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ अमोनिया। तो जब ऐसा कोई कंपाउंड जहाँ कार्बन की चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, उसको हम कहते हैं कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो बच्चों, इनको हम और क्या कह सकते हैं, इनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एलिफैटिक अमाइनो एसिड, जिनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने ग्लाइसिन के बारे में। तो बच्चों, ग्लाइसिन को अगर हम 3 वर्ड में करें तो GLY या ग्लाइ भी कहते हैं। सिंगल वर्ड में इसका नॉमेनक्लेचर करें तो इसको G भी कहते हैं। अब बच्चों, इनका ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बनाओ, हमारा नॉर्मल जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ अपना अमोनिया। अब ग्लाइसिन में बच्चों जो R ग्रुप अटैच्ड है वो है हमारा H+ आयन। तो क्या अटैच्ड है हमारा H+ आयन। बच्चों, हमारे अमाइनो एसिड सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब वो सब मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कायरल नहीं होता। क्यों कायरल नहीं होता? क्योंकि उसके पास H+ आयन है, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता। अब देखो बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता देती हूं, क्या कि इनमें स्पेशल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा H+। अब आते हैं हम एलेनिन। अब एलेनिन जो रहता है ना बच्चों, उसका स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, COOH, और यहाँ पे H बनाओ, यहाँ पे हमारा अमोनिया तो था ही। अब क्या होगा बच्चों, इसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा? हमारा CH3 ग्रुप। तो एलेनिन में कौन सा ग्रुप अटैच्ड रहता है? CH3। इतना क्लियर है आपको? अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पे, वो है हमारा वेलिन। वेलिन को नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, तो चलो यहाँ पे मैंने बना लिया अपना CaOH, यहाँ पे मेरा अमोनिया था, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन। अब बच्चों, अब स्टार्ट हो जाएगी ब्रांचिंग। तो अब मेरा जो अमाइनो एसिड होगा उसमें क्या होगी? उसमें होगी ब्रांचिंग। तो चलो मैं ब्रांचिंग कर दूं। चलो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ मेरा CH, ये था मेरा CH3, ये था मेरा CH3। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। चलो यहाँ पे मैं क्लियरली बता देती हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, C+OH। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे हुआ मेरा CH, यहाँ पे मेरा CH3, ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा अमोनिया का मॉलिक्यूल। समझ गए? तो ये इधर पे क्या स्टार्ट हुई? यहाँ स्टार्ट हुई ब्रांचिंग। ठीक है, तो जो मेरा वेलिन है वो है मेरा ब्रांच्ड एलिफैटिक अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे हो रही है ब्रांचिंग। चलो इतना इज क्लियर टू यू? बढ़ू मैं आगे। अब मैं आती हूँ हमारे नेक्स्ट पे, जो है, ठीक है, जो है हमारा ल्यूसीन। अब ल्यूसीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओ बच्चों में? चलो इतना तो आपको पता ही चल गया अभी तक, यहाँ पे H और यहाँ पे मेरा, ठीक है, ये इतना तो समझ आ गया आपको मेरा। अब मैं बनाती हूँ मेरा ल्यूसीन। तो ल्यूसीन का जो स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आ गया CH2, ये CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरे ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ आइसोल्यूसीन पे। तो आइसोल्यूसीन पे क्या होता है? देखो, ये तो COOH नॉर्मल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मेरा अमोनिया आ गया, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन आ गया, अब यहाँ पे मेरा CH आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो है CH2, CH3 और यहाँ पे CH3। समझ गए? तो ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा आइसोल्यूसीन। ठीक है, तो ये था मेरे अमाइनो एसिड्स जिनमें एलिफैटिक ग्रुप अटैच था, और इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। इनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलो अब बच्चों, जो दूसरे हैं वो अमाइनो एसिड कंटेनिंग OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एक तो चीज क्लियर है मुझे कि नाम में ही लिखा है हाइड्रोक्सिल, तो इन सब के पास जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा? OH नेगेटिव। तो जो इन सब के पास ग्रुप होगा वो कैसा होगा? OH नेगेटिव। तो इन सब के पास जो मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर था, उसमें मैं क्या अटैच कर दूंगी? OH ग्रुप। तो इन सब के पास क्या होगा? मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? मेरे सेरीन और थ्रियोनिन। कौन कौन से आते हैं? सेरीन एंड थ्रियोनिन। तो ये याद रखना है कि सेरीन एंड थ्रियोनिन क्या है? मेरे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। चलो ये क्लियर थे। एलिफैटिक जो 5 थे, 2 हो गए हमारे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। चलो अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो है बच्चों, इनमें क्या होगा? सल्फर। तो क्या अटैच होगा? COOH, C, और ये हमारे अमोनिया के साथ क्या अटैच होगा बच्चों? एक SH ग्रुप, एक सल्फर का ग्रुप अटैच होगा। तो जिन जिन में भी SH सल्फर ग्रुप अटैच्ड है वो सब क्या हो जाएंगे? मेरे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड।
तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स क्या हो गए हमारे? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, तो ये थे हमारे दो, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, जिसमें क्या था बच्चों? सल्फर था। अब आ जाते हैं हम अपने जो चौथा ग्रुप है, वो है एसिडिक अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं? एसिडिक। अब इनके पास जो ग्रुप है बच्चों वो कैसा है? एसिडिक। इनका जो आर ग्रुप है वहां पे क्या होगा? COO नेगेटिव, मतलब इनके पास एसिडिक COO ग्रुप है, तभी इनको कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। अब बच्चों क्यों? क्योंकि इनके पास COO और नेगेटिव चार्ज है, तो इनको हम क्या कहते हैं? एसिड। तो जिनके भी एंड में एसिड आए, या एस्पार्जीन एक कह सकते हो एग्जाम्पल है, लाइक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसको एस्पार्जीन भी कह सकते हैं, ग्लूटामिक को ग्लूटामीन भी कह सकते हैं। तो वही इनको जिनके एंड में एसिड आए तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स। इनके पास ग्रुप क्या एक्स्ट्रा है बेटा? बीटा कार्बोक्साइल अमाइड, मतलब दे आर टाइप ऑफ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव ग्रुप के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बच्चों ये ग्लूटामिक, जिसको ग्लूटामीन भी कह सकते हैं, एस्पार्जीन जिसको एस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हैं। चलो, तो ये थे दो हमारे एग्जाम्पल एसिडिक के। क्या थे? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में COO नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हमने उनको क्या कहा था? एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे बेसिक। अब इनके पास क्या होगा? इनके पास बेसिक ग्रुप है, इसलिए इनका क्या नाम है? बेसिक अमाइनो एसिड। ये क्या है बच्चों? ये है मेरे लाइसीन, आर्जिनिन। ये क्या है बच्चों? मेरे लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। क्या है बच्चों? ये लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। क्यों बच्चों? क्योंकि हिस्टिडीन एक चीज बनाता है जो है क्या? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टिडीन क्या बनाता है बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर बेसिक, कह सकते हो, प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। तो डीएनए की पैकेजिंग में जो प्रोटीन हमें काम आते हैं वो है हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से आए? हिस्टिडीन से। एंड ये याद रख सकते हो कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है बच्चों? बेसिक प्रोटीन। तो हिस्टिडीन भी क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है इतना? चलो, एक बच्चों लास्ट जो पांचवा हमारा रहता है वो है हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड। खुशबूदार है, इनमें ना खुशबू है। तो जिन जिन में भी खुशबू होती है, जब हम केमिकल टेस्ट करते हैं, जो एक पिक्यूलियर सी खुशबू दे रहे हैं, इसलिए उनका नाम हमने रख दिया एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? फिनाइल एलिनीन एंड टायरोसिन। फिनाइल एलिनीन क्या होता है बच्चों? आपने एक चीज सुनी होगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल एलिनीन। तो मतलब ये जो चीजें होती हैं, इनका अगर बॉडी में ज्यादा यूरिन में सिक्रीशन हो जाए तो उस बीमारी को फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। तो फिनाइल एलिनीन जो रहती है उसमें जो स्पेशल ग्रुप रहता है वो फिनाइल रहेगा। सिंपल, क्योंकि फिनाइल एलिनीन है तो स्पेशल ग्रुप भी क्या है हमारा? फिनाइल। जो टायरोसिन है बच्चों, ये क्या है? इसमें स्पेशल ग्रुप क्या है हमारा? फिनॉल। बेटा टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, तो तीन जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं फिनाइल एलिनीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो रहता है ना बच्चों, वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, इन सब का प्रिकर्सर रहता है। सेरोटोनिन क्या होता है बच्चों? मूड हार्मोन होता है। तो हमारी बॉडी में अगर कोई मूड को कंट्रोल करता है वो सेरोटोनिन करता है, जिसको 5-HT3 भी कहते हैं। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको? मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन क्या है बच्चों? हमारा स्लीप हार्मोन है। तो जो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है वो होता है मेलेटोनिन। टायरोसिन क्या होता है बच्चों? टायरोसिन बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन का प्रिकर्सर है। तो टायरोसिन की वजह से बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स बन पाते हैं। ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू। तो तीसरा मैंने क्या बताया आपको? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान का ग्रुप क्या है बच्चों? इंडोल। और क्या बताया? ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। तो ये क्या थे बच्चों मेरे? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। चलो अब बढ़ते हैं आगे। और जो मैं आपको बोल रही थी एक आखिरी ग्रुप, वो था मेरा इमीनो ग्रुप। इनके पास एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है बच्चों? इमीनो।
ये एक ही है, वो है प्रोलीन। तो प्रोलीन के पास क्या है बच्चों? प्रोलीन के पास है इम्यूनो ग्रुप, ठीक है। और इसके पास जो स्पेशल ग्रुप अटैच्ड है उसको कहते हैं पायरोलिडिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईन आ रहा है आज में, इनके एंड में ईन आ रहा है, मतलब ये इमीन ग्रुप है, ठीक है। क्या है ये? इमीन ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोलीन। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे? क्लासिफिकेशन उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब बढ़ते हैं हम आगे और हम देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन ऑन डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज, कि कौन सा चार्ज है इनके पास, उसका क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो जिसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप्स। आर ग्रुप्स क्या है? ये देखो, ये रहा आर ग्रुप, ठीक है, ये रहा आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप। अब एक कॉमन चीज आप नोटिस कर रहे हो, क्या है वो कॉमन चीज? कि इनके पास कोई चार्ज नहीं है। They do not possess any charge on the R group। मतलब इनके जो R ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो दे डू नॉट पोजेस एनी चार्ज ऑन दी फंक्शनल ग्रुप, तभी हम इनको क्या कहते हैं? नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप्स। इनके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? इनके एग्जाम्पल्स हैं एलिनीन, और क्या है बच्चों? इनके एग्जाम्पल है प्रोलीन, और क्या है बच्चों? इनके एग्जाम्पल है वलीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे नॉन पोलर आर ग्रुप। इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है इनके आर ग्रुप पे। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब क्या आते हैं बच्चों? अब आएंगे हमारे पोलर। अब आएंगे हमारे पोलर। इससे पहले हम इनके उस बारे में देख लेते हैं। These amino acids are also referred to as हाइड्रोफोबिक। क्यों बच्चों? नॉन पोलर नाम ही लिखा है। पोलर क्या होता है बच्चों? पोलर होता है वाटर, और नॉन पोलर मतलब कि ये वाटर में नहीं घुलते, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तभी तो ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है, इनको पानी नहीं पसंद है। तो जो भी चीज को पानी नहीं पसंद है वो कैसे उसमें घुल सकता है? और एक और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंट्रीब्यूट करता है कि इनके आर ग्रुप के पास चार्ज ही नहीं है, तो ये चार्ज के बिना है कोई भी, तो ये पानी में घुलेंगे ही नहीं, इसलिए ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिए। इनके एग्जाम्पल्स थे एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वलीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं बच्चों, ये क्या है? हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड। इनके आर ग्रुप पे क्या है? इनके आर ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये पानी में नहीं घुलते, और ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो ये शो करते हैं कि भैया हमें पानी नहीं पसंद है, हम उसमें नहीं घुलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पोलर पे। तो बच्चों पोलर अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं ना, अब नाम में लिखा है पोलर, तो अब ये पानी में तो घुलेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक तो हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है, ये पानी में घुल रहे हैं, ये पानी को प्यार करते हैं, तो पानी को प्यार करते हैं, पानी में घुलते भी हैं। और क्या होता है बच्चों? लेकिन इनमें ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चार्ज्ड और एक होते हैं बेचारे हमारे अनचार्ज्ड। चार्ज्ड वाले क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास कोई भी चार्ज है, और अनचार्ज क्या होते हैं? जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो पोलर जो रहते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चार्ज्ड आर ग्रुप वाले और एक होते हैं अनचार्ज्ड आर ग्रुप वाले। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पोलर अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज्ड आर ग्रुप, मतलब अभी तक इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है आर ग्रुप पे। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके डायग्राम में देखो, इनके डायग्राम में देखो कि आपको कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, कोई भी चार्ज दिख रहा है? नहीं। लेकिन एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, क्या? कि इनके जो
सारे आर ग्रुप हैं उसमें, या तो हाइड्रोक्सिल आयन है या तो सल्फर है। ठीक है, कहाँ गया सल्फर, या तो हाइड्रोक्सिल आयन है या तो सल्फर है या तो अमाइड है। ठीक है बच्चों, क्या कॉमन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, सल्फर है या अमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो जो पोलर अमाइनो एसिड्स रहते हैं जिनके पास अनचार्ज्ड आर ग्रुप रहता है उनके पास कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन उनके जो आर ग्रुप है उस पे क्या होता है, उस पे या तो हाइड्रोक्सिल होगा, उस पे या तो हाइड्रोक्सिल होता है बच्चों, या तो सल्फर मिलेगा हमें, या हमें क्या मिलेगा, या हमें अमाइड ग्रुप मिलेगा। तो चार्ज तो नहीं मिला, लेकिन इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक अवेलेबल होता है, तो उनको हम पोलर अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज्ड आर ग्रुप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, सीरीन, थेरियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जीन और ग्लूटामीन। इज दैट क्लियर टू यू? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोलर, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीज अमाइनो एसिड्स सच एज कैरी नो चार्ज ऑन दी आर ग्रुप, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि इनके आर ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है। दे पोजेस ग्रुप सच एज हाइड्रोक्सिल, सल्फाहिड्रिल और अमाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इनके पास बॉन्ड करने के लिए वाटर को कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल है, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है या अमाइड ग्रुप है। तो इन तीनों की वजह से ये क्या कर पाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, और इसीलिए बच्चों ये क्या है, इसीलिए ये पोलार हैं, इसीलिए ये पोलार हैं। बट इनके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनचार्ज्ड। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड्स, अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड्स। इनके पास आर ग्रुप में कोई चार्ज नहीं है, बट इनके पास हाइड्रोक्सिल, सल्फाहिड्रिल या हमारा सल्फाहिड्रिल या हमारा अमाइड ग्रुप रहता है। इन तीनों की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, इसलिए ये पोलार हैं। ठीक है, इतना क्लियर टू यू? चलो अब देख लेते हैं पोलर अमाइनो एसिड विद चार्ज ग्रुप। क्या है ये है पोलर, ये है पोलर अमाइनो एसिड्स, ये है पोलर अमाइनो एसिड्स विथ चार्ज ग्रुप। ठीक है, पोलर अमाइनो एसिड्स विथ चार्ज्ड, ठीक है, विथ चार्ज ग्रुप। अब बच्चों इनमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों खुद बताओ, पॉजिटिव वाले जो होंगे वो सारे क्या होंगे, बेसिक। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले क्या होंगे, सारे एसिड। क्यों? क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज है। इतना क्लियर हो गया आपको कि जो पोलर हैं जिनके पास चार्ज है वो उनको चार्ज क्यों है, वो क्यों पोलर है, क्योंकि उनके पास तो हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, इसलिए तो वो बॉन्ड कर पा रहा है। तो वो पॉजिटिव वालों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव वालों के पास नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पोलर हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ग्रुप विथ हमारे पोलर अमाइनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप, उसमें होते हैं हमारे लाइसिन, आर्जिनिन या हिस्टिडीन। बेसिक अमाइनो एसिड जो रहते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। देखो इन सब के पास कैसा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है आपको, ये कैसा चार्ज है इनके पास, ये कैसा चार्ज है इनके पास। तो इन सब के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड ग्रुप है, इसलिए इनको कहते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये पोलर तो हैं, ये पोलर तो हैं, लेकिन इनके पास क्या है बच्चों, इनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होते हैं, ये C डबल बॉन्ड O एसिड्स। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स विथ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। इतना क्लियर? तो इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनको हम नेगेटिव पोलर अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्लियर? चलो
अब देखो, मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड्स एक और क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई होते हैं कि वेदर दे आर असेंशियल, सेमी असेंशियल, या नॉन असेंशियल। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी में बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। उनके बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन चीज़ों में। एक है हमारे असेंशियल। इनको असेंशियल क्यों कहते हैं बच्चों? वाई दे आर नोन एज असेंशियल अमाइनो एसिड्स? बिकॉज दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी। दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए हम इनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और क्या बच्चों, ये हमारी डाइट में होने चाहिए। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स का डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं मिलते, इनको डाइट में चाहिए, ये बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। अब बच्चों सेमी असेंशियल्स जो रहते हैं ना, सेमी असेंशियल्स क्या होते हैं कि ये कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में मिल जाता है, लेकिन ये बहुत लालची लोग हैं, इनको और चाहिए। तो ये बॉडी में बनते हैं लेकिन फिर भी इनका डाइट में होना ज़रूरी है। मतलब ये बॉडी में मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं बट ये काफ़ी नहीं है फंक्शनिंग के लिए, तो हमें बाहर से और चाहिए रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सेमी असेंशियल। मतलब दे आर मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी but also required in our diet। ठीक है बच्चों, ये हमारी बॉडी में कह सकते हो बनते हैं, बट ये डाइट में भी होना जरूरी है। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों कि ये बॉडी में बन रहे हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, इनको डाइट में होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर देती है, इनको हमारी डाइट में होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको? ये डिपेंड करता है कि हमारे अमाइनो एसिड्स कैसा इनटेक है, उस पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। अब बच्चों अमाइनो एसिड्स जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, इनको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, इनको याद करने का एक तरीका है। इतना क्लियर था ना आपको? अब देखो, असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से रहते हैं बच्चों? इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका है प्राइवेट टिम हॉल। कोई टिम है जिसका प्राइवेट हॉल है। ठीक है, कोई टिम भैया हैं जिनका प्राइवेट हॉल है, तो प्राइवेट टिम हॉल। अब कौन से हो गए? चलो लिख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। तो P से होता है हमारे फिनाइल एलनीन, बेटा V से होता है हमारा वेलिन। ठीक है, T से होता है थ्रियोनीन, T से होता है थ्रियोनीन, T से होता है बेटा ट्रिप्टोफैन, T से होता है ट्रिप्टोफैन, I से होता है आइसोल्यूसिन, I से होता है आइसोल्यूसिन, M से होता है बच्चों मिथियोनीन, M से होता है मिथियोनीन, H से होता है बच्चों हिस्टिडीन, H से होता है हिस्टिडीन, A से होता है बच्चों आर्जिनीन, A से होता है आर्जिनीन, L से होता है ल्यूसीन, और क्या होगा बच्चों? ल्यूसीन और लाइसीन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनका हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं। और बच्चों इसमें एक और चीज़ है, वो है जो ये हमारे आर्जिनीन और ये हिस्टिडीन है ना, कहाँ गया? ये आर्जिनीन और हिस्टिडीन है ना,
ये बेचारे बहुत ही लालची हैं। क्या है ये? ग्रीडी लोग हैं। इनको खुद बॉडी बनाती है, फिर भी ये डाइट में इनका होना जरूरी है। तभी इनको हम क्या कहते हैं? तभी इनको हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? ये हमारी बॉडी में बनते हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं होते। क्यों सफिशिएंट नहीं होते? क्योंकि ये डाइट में भी होना चाहिए। डाइट में भी होंगे और बॉडी भी बनाएगी, तो ये दोनों चीजें कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एक तरीका है याद करने का इनको। AH देखो, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। से हमारे कौन से हैं? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एसेंशियल याद करने का क्या तरीका था? प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। और इसको याद कर सकते हो से आप, जो थे आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब आते हैं हम, इसके अलावा जितने भी हैं बच्चों वो क्या होंगे? हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब वो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है उनकी बाहर से, ठीक है। अब देखो, अमाइनो एसिड का फेट मतलब कि ऐसा वो मॉलिक्यूल कंपाउंड एंड में बना रहे हैं। अगर वो ग्लूकोज को एंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अगर वो कीटोन्स एंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अगर वो दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद कर लो बच्चों। जो ग्लाइकोजेनिक होते हैं वो होते हैं एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन। तो एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन क्या है? हमारे ग्लाइकोजेनिक। क्यों? क्योंकि ये एंड में क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एंड में ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है हमारे ग्लाइकोजेनिक। ये क्या है? ये ग्लूकोज बना रहे हैं एंड में। अब क्या आते हैं बच्चों? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बच्चों नाम में ही लिखा है कीटोजेनिक, मतलब ये क्या बनाएंगे? कीटोन। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ल्यूसीन एंड लाइसीन आर एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ल्यूसीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन एंड लाइसीन आर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। बाकी ग्लूकोजेनिक क्या थे बच्चों? एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन। ल्यूसीन एंड लाइसीन क्या है बच्चों? हमारे ल्यूसीन एंड लाइसीन हमारे कीटोजेनिक हैं। कौन से हैं बच्चों? जो दोनों हैं, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक। मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये ग्लूकोज भी बना रहे हैं और साथ साथ में कीटोन भी बना रहे हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। तो कौन से हो गए? आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। तो एरोमेटिक वाले कौन से थे? एरोमेटिक वाले जो हमारे 3 थे, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, साथ में हमारे आइसोल्यूसिन। तो ये सारे क्या हैं? ये चारों हैं हमारे ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से देख लो इसे, ठीक है। हो गया, चलो अब देखते हैं हम आगे। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे अमाइनो एसिड में, वो है ज्विटर आयन। क्या है बच्चों? ज्विटर आयन। क्या है ये ज्विटर आयन? चलो समझते हैं हम इसके बारे में। ज्विटर आयन, सबसे पहले मैं बना लेती हूं क्या? अपने अमोनिया का बेसिक स्ट्रक्चर, जो क्या था? C≡OH और ऊपर मेरा R ग्रुप आएगा, नीचे मेरा H और यहाँ पे है मेरा अमोनिया, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपना अमाइनो एसिड। अब देखो बच्चों, इसी को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो क्या होगा? ये जो मेरा H है और ये जो मेरा अमोनिया है, ये क्या करेगा बच्चों? ये इसके हाइड्रोजन को ले लेगा। क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन को ले लेगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा।
यहाँ पे अभी भी NH3 है, यहाँ H है, यहाँ मेरा R ग्रुप। तो बच्चों ये जो बीच वाला कंपाउंड है ये क्या है, इसका नेट चार्ज जो है वो क्या है, इसका नेट चार्ज है 0। क्या है बच्चों इसका नेट चार्ज, इसका नेट चार्ज 0 है। मतलब pH जो है इसका बच्चों वो कैसे होगा, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसका जो नेट चार्ज है बच्चों, इसका जो नेट चार्ज है वो है 0 और इसका जो pH है बच्चों वो कैसा होगा, आइसो इलेक्ट्रिक pH। कैसा होगा इसका pH, आइसो इलेक्ट्रिक pH। तो ज्विटर आयन क्या होता है बच्चों, एक कंपाउंड अगर मेरे pH को न्यूट्रल कर देता है, मतलब ना उस पे अभी कोई पॉजिटिव चार्ज है ना अभी कोई उस पे नेगेटिव चार्ज है, pH एकदम 0 है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहते हैं हमारा ज्विटर आयन या आइसोइलेक्ट्रिक pH पे हमें क्या मिलता है, आइसोइलेक्ट्रिक pH पे हमें मिलता है ज्विटर आयन। अब देखो बच्चों ये वाला क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड होगा हमारा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ मेरा COOH, ठीक है, यहाँ पे मेरा हमारा अमोनिया का ग्रुप, यहाँ पे मेरा R और यहाँ पे मेरा H। अब देखो बच्चों ये जो था, ये वाला जो था मैंने दे दिया था, ठीक है, ये जो H था ये मैंने अमोनिया को दे दिया था। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो मेरा तीसरा हाइड्रोजन था ना, ये जो मेरा तीसरा हाइड्रोजन था ये क्या करेगा, ये चला जाएगा पहले वाले के पास। तो ये कहाँ गया, ये गया मेरे पहले वाले के पास, तो ये गया मेरे पहले वाले के पास। तो जहां हमारा हाइड्रोजन जो H+ आयन है वो अगर किसी कंपाउंड से जाता है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को हम कहेंगे, तो ये जो था बच्चों ये था मेरा बेसिक सॉल्यूशन। क्या था बच्चों, मेरा बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो कंपाउंड और जो pH था, pH क्या होगा बच्चों, pH मेरा नेगेटिव होगा, एसिडिक होगा, pH जो होगा एसिडिक होगा, तभी तो मेरा H+ आयन कहाँ गया, H+ आयन यहाँ से विड्रॉ होके कहाँ चला गया, इधर। और जहां मेरा H+, अब यहाँ पे एक H+ आ गया तो ये क्या बन जाएगा, NH3। अब जहां मेरा H+ एड ऑन होता है, मतलब इसके पूरे सोल्यूशन कैसा होगा, ये पूरा सोल्यूशन होगा एसिडिक सोल्यूशन। और बच्चों जहां पे H+ आयन आता है, मतलब जिसको H+ आयन मिलता है, ठीक है, इसके पास H+ आयन आया तो इसका pH कैसा होगा, इसका pH होगा बेसिक, इसका pH होगा बेसिक। क्यों, क्योंकि ये H+ को ले रहा है, ये सोल्यूशन होगा एसिडिक, यहाँ पे H+ निकल रहा है तो pH होगा एसिडिक और ये सोल्यूशन क्या होगा मेरा बेसिक सोल्यूशन। तो ज्विटर आयन क्या था, जिस पॉइंट पे नेट चार्ज 0 होता है, आइसो इलेक्ट्रिक pH होता है, उधर पे जो मुझे अपना कंपाउंड मिलता है अमाइनो एसिड का, उसको ज्विटर आयन कहते हैं क्योंकि नेट चार्ज 0 है। तो ये था पूरा ज्विटर आयन के बारे में। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। तो बच्चों प्रोटीन्स क्या है बच्चों, प्रोटीन्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो किससे बना है, जैसा हमने देखा था प्रोटीन्स बना है सब यूनिट्स ऑफ L अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन क्या हुआ बच्चों, प्रोटीन हुआ हेट्रोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी यूनिट्स ऑफ L अमाइनो एसिड्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि वो हार्मोन्स, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट फैक्टर और बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, इसलिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो बच्चों प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। प्रोटीन्स मैंने क्या बताया बच्चों, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। तो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ, अभी बताया, जल्दी बताओ, हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ L अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चों, L अमाइनो ऑफ L अमाइनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब बताओ, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटीन्स क्या है बच्चों, प्रोटीन्स आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे वो हमें कहाँ मिलते थे, वो हमें मिलते थे रिटेंटेट में। तो प्रोटीन्स कहाँ मिलेंगे हमें,
प्रोटीन्स हमें मिलेंगे रिटेंटेट में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बताओ बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब बताओ, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जोड़ने में कुछ तो चाहिए, कोई बॉन्ड तो चाहिए, वरना ये आपस में टिकेंगे कैसे? तो प्रोटीन्स को जो बॉन्ड जोड़ के रखती है, और प्रोटीन्स जिसकी जो बॉन्ड की वजह से स्टेबल है, उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो प्रोटीन के बीच में बॉन्ड्स कैसी होती हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनती कैसे है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलो ठीक है, अब देखो, हमने देखा था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा था बच्चों। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। अब मैं एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना देती हूं। ठीक है, तो यहां पे एक और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है मेरे। ठीक है, तो ये रहे मेरे दो अमीनो एसिड्स। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कैसे बना था। प्रोटीन बहुत सारी सब यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स को मिला के बना था। तो प्रोटीन्स के बीच में ये रहे मेरे दो अमीनो एसिड्स। अब मुझे कराना है इनके बीच में लिंकेज। मुझे क्या बनानी है? मुझे बनानी है पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखो, इस स्ट्रक्चर को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकती हूं। ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, इसको मैं लिख सकती हूं कुछ ऐसे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूं ना। अब मैं इनके बीच में क्या कराऊंगी? मैं वाटर को रिलीज कराऊंगी। ठीक है, तो चलो वाटर निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं इनके बीच में। अब ये जो मेरा H है, इसके H के साथ मिलके क्या निकला? इसके H के साथ मिलके निकला H2O। तो वाटर बाहर निकाल दिया। अब जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा वो कैसा होगा बच्चों? तो अब जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो यहां मैं बना लेती हूं। ठीक है, ये रहा मेरा C डबल बॉन्ड O। इस C के साथ क्या बचा बच्चों? इस C के साथ बचा, ठीक है, एक R। रुक जाओ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको? इतना समझ आ रहा है आपको? एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, क्लियरली थोड़ा समझा देती हूं मैं। चलो ठीक है, चलो ये जो C है इसको बनाओ यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है बचा बच्चों मेरा? ये बचा मेरा N। इसके साथ क्या बचा? एक हाइड्रोजन। ये रहा मेरा C। ठीक है, इसके साथ क्या था? R और H। ये क्या बना मेरा? COH। इधर क्या बचा? C। सेम थिंग, R H। और यहाँ क्या बचा हमारा? NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिला, ये क्या हुआ बच्चों मेरा? इसके बीच में क्या हो गया? पेप्टाइड लिंकेज। और कैसा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बना? यहाँ पे बना डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्यों मैम? अभी बताएगी मैम क्यों बना। इनके बीच में बना डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स यूज हुए वो कितने थे? दो अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये रहा मेरा पहला अमाइनो एसिड्स, ये रहा मेरा दूसरा अमाइनो एसिड। और दो अमाइनो एसिड के बीच में जब पेप्टाइड लिंकेज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अब इसी की जगह अगर तीन अमाइनो एसिड्स हुए तो चलो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक आपको समझाने के लिए। अगर मेरे पास अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अब यहाँ पे मेरे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं? यहाँ पे मेरे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये क्या था मेरा? ये था मेरा ट्राइपेप्टाइड लिंकेज। और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितनी हुई? इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड 2 हुई। डाइपेप्टाइड के बीच में लिंकेज कितना था? पेप्टाइड का 1। और अमाइनो एसिड्स कितने थे? 2। इसलिए हमने उसको क्या कहा था? डाइपेप्टाइड। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स कितने हैं बच्चों? हमारे पास 3। और इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं? 2। तो ये क्या हुआ? ट्राइपेप्टाइड। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स रहती हैं ये डिपेंड करता है, डाई है, ट्राई है, ऑक्टा है, पेंटापेप्टाइड है, कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उस पे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे।
अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूं सपोज पेंटापेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूं पेंटापेप्टाइड, मतलब पेंटा का मतलब क्या होता है 5, तो चलो 5 अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स बना लिए, लेबल कर लेते हैं 5 अमाइनो एसिड्स। तो ये रहे मेरे 5 अमाइनो एसिड्स। अब 5 अमाइनो एसिड्स क्यों है, क्योंकि ये पेंटापेप्टाइड है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितनी होंगी, जल्दी आंसर करो। तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी 4। तो पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं 4 और अमाइनो एसिड्स होते हैं 5। वेरी गुड। चलो अब एक और एग्जांपल समझते हैं। अब अगर मैं ले लूं ऑक्टापेप्टाइड, क्या ले लूं मैं, ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, तो मतलब कितने अमाइनो एसिड्स हुए, आंसर फास्ट, 8 अमाइनो एसिड्स। तो चलो यहां पे मैं बना लेती हूं 8 अमाइनो एसिड्स। तो यहां पे मैंने कितने बना लिए अमाइनो एसिड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितनी होंगी, इनके बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टापेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स होते हैं 8 और पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं कितनी बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं हमारी 7। इतना कंसेप्ट क्लियर है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो लिंकेज का नॉमेनक्लेचर होता है वो डिपेंड करता है कितने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास डाइपेप्टाइड है तो दो अमाइनो एसिड्स होंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगी 1। हमारे पास पेंटापेप्टाइड है तो 5 अमाइनो एसिड्स होंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसी होंगी 4। और ऑक्टापेप्टाइड है तो अमाइनो एसिड्स होंगे 8 और पेप्टाइड बॉन्ड्स कितनी होंगी 7। वेरी गुड, आई होप दिस मच इज क्लियर। ये अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को मिलके बनता है। अब बच्चों प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका एक क्लासिफिकेशन है कि प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है स्ट्रक्चर में, उनके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन एक बनाया है। चलो तो अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ एल अमाइनो एसिड्स। इसलिए प्रोटीन्स क्या है बच्चों, प्रोटीन्स हैं हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ एल अमाइनो एसिड्स। द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स which can be divided into 4 level of organization। डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो प्राइमरी क्या होता है, ये सबसे साधारण लोग हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम साधारण चीज पढ़ते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट चीजों पे जाते हैं ना। तो प्राइमरी का मतलब क्या होगा, वेरी सिंपल लोग, मतलब ऐसा कुछ लीनियर फैशन में हमारे अमाइनो एसिड जुड़े हैं और मिलके क्या बना है इन्होंने, प्रोटीन। असेंबली में हम कैसे खड़े रहते हैं, एक हाथ पकड़ा हुआ बच्चा, दूसरी हाथ पकड़ा हुआ बच्चा, फिर तीसरी हाथ पकड़ा हुआ बच्चा। तो ये जो हमने एक दूसरे बच्चों के बीच में हाथ पकड़ा हुआ है, ये क्या है बच्चों, हमारी पेप्टाइड बॉन्ड्स है। और जो बच्चे खड़े हैं असेंबली में वो क्या है, हमारे अमाइनो एसिड्स। कैसे खड़े हैं, ये एक स्ट्रेट लीनियर फैशन में खड़े हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहता है बच्चों सबसे सिंपल रहता है। कैसा रहता है, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन्स। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसलिए एक सीधी लाइन में हाथ पकड़ के खड़े हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को कैसे बना रहे हैं, सिंपल एक पेप्टाइड लिंकेज से। अब देखो बच्चों सेकेंडरी क्या हुआ, अब इनके पास आ गई कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़े से ये एडवांस हो गए, तो इनके पास आ गई थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और इन्होंने थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न कर दिए। तो थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न कर दिए, तो इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में अब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनने लगा और साथ में आपस में भी बॉन्ड बन रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स।
क्या है बच्चों ये? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया हमने पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? अब ये थोड़े और एडवांस हो गए, इन्होंने थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी ले आए, मतलब इन्होंने अब 3D अरेंजमेंट कर दिया। साथ में तो थे, आपस में भी थे, प्लस अब ये 3D स्ट्रक्चर तक के टाइप का कुछ अरेंजमेंट करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं बच्चों क्वाटरनरी, मतलब ये इन्होंने तो बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो रहता है ना, वो बहुत एक नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टर्शरी क्या था बच्चों? 3 डायमेंशनल। क्वाटरनरी क्या था? सम ऑफ द प्रोटीन्स are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunit. The spatial arrangement of these subunit is known as quaternary structure. तो जब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है और एक बहुत ही मतलब 2 से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलके बना लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। चलो अब एक एक करके हम सबसे पहले हम प्राइमरी देखेंगे, फिर हम सेकेंडरी देखेंगे, फिर हम टर्शरी देखेंगे और फिर हम क्वाटरनरी देखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था? ये एक लीनियर फैशन में अरेंज था, मतलब हमारे अमाइनो एसिड्स एक लीनियर फैशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उसी जगह सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था वो थोड़ा कॉइल्ड हो गया। कैसा हो गया? थोड़ा कॉइल्ड हो गया, थोड़ा उसने स्पेशल अरेंजमेंट अपना कर दिया, तो इसलिए हमने उनको कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? कॉइल होने के साथ साथ उन्होंने 3D इमेज कह सकते हो या 3 डायमेंशनल जब एक स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बच्चों देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जब बहुत ही ज्यादा 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाती हैं और मिलके कॉइल्ड और एक नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इतना आपको क्लियर है? ठीक है बच्चों, इतना आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, तो आ जाओ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या बनाता है? ये बनाता है लीनियर लिंकेजेस। ये बनाता है लीनियर लिंकेजेस। और कैसी लीनियर लिंकेज बनाता है? मतलब ये रही हमारी अमाइनो एसिड्स, तो यहां मैं बना रही हूं बच्चों 6 अमाइनो एसिड्स, 1 2 3 4 5 6, तो लेबल कर लेते हैं इनको। तो ये रहा मेरा अमाइनो एसिड 1, ये रहा मेरा अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5 और अमाइनो एसिड 6। इनके बीच में कैसी बॉन्ड्स हैं? इनके बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड्स। कैसी है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आप मुझे आंसर दोगे कि मैम ने 6 अमाइनो एसिड्स का लीनियर पॉलीमर बनाया है, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा, जल्दी बताओ, उसका नाम होगा हेक्सापेप्टाइड। क्यों? क्योंकि 6 अमाइनो एसिड्स हैं, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितनी होंगी? इनके बीच में 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी। तो जो मैम ने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? हेक्सापेप्टाइड। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके बीच में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? अमाइनो एसिड्स 6 हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसमें कि जो हमारा पहला टर्मिनल होता है, मतलब जो हमारा पहला अमाइनो एसिड होता है, उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल। और जो हमारा लास्ट अमाइनो एसिड रहता है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। हमेशा जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कहाँ से शुरू होता है?
मतलब प्रोटीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो हमेशा एन टर्मिनल से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला अमाइनो एसिड रहता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, जो लास्ट रहता है मतलब हमारी चेन का सबसे लास्ट अमाइनो एसिड है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। आई होप दिस मच इज क्लियर कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कैसा बॉन्ड है, उनके बीच में लीनियर बॉन्ड है, मतलब एक स्ट्रेट फैशन में हाथ पकड़ के खड़े हैं। कैसा बॉन्ड्स है, उनके बीच में होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स। हमारी जो नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड किस पे करता है, कितने अमाइनो एसिड्स उसमें जुड़े हैं। अभी हमने देख लिया डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था हेक्सापेप्टाइड का। क्यों बच्चों, क्योंकि उसमें 6 अमाइनो एसिड्स हैं और कितनी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो ये था हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। चलो, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखेंगे हमारे सेकेंडरी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं प्राइमरी के बारे में। तो बच्चों, प्राइमरी जो बॉन्ड्स रहती हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स रहती हैं, उनको हमने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो द अमाइनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ प्रोटीन बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स और लिंकेजेस। ये देख लिया था हमने कि प्रोटीन्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स या कोवैलेंट लिंकेज से जुड़े हुए हैं। These bonds are rather strong and serve as a cementing material between the individual amino acids. यही सीमेंटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन प्रोवाइड करती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। अब बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हमने देख लिया था कैसे। जब हमने वाटर को निकाला, यहां से हमने क्या करा था, C और OH लिया था, यहां से हमने H लिया था और इससे हमने अपना वाटर निकाला था। तो इसके बीच में जो लिंकेज हुआ वो था पेप्टाइड लिंकेज, और ये कैसा लिंकेज था, डाइपेप्टाइड लिंकेज। क्यों, 2 अमाइनो एसिड्स है ना, जब 2 अमाइनो एसिड्स रहते हैं तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड रहता है और उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड लिंकेज। वेरी गुड, इतना तो हम बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड लिंकेज। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देख लेते हैं इसके आगे क्या है। चलो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन्स रहता है बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, प्राइमरी से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशियल अरेंजमेंट है, थोड़े इन्होंने कॉइल और हेलिक्स बना लिए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो रहता है ना बच्चों, ये 3 टाइप का रहता है। कैसा रहता है, 3 टाइप का। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, चलो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम एक बार। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो रहता है वो रहता है 3 टाइप का। पहला रहता है हमारा अल्फा हेलिक्स, दूसरा रहता है हमारा बीटा प्लीटेड और तीसरा रहता है हमारा कोलेजन हेलिक्स। सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, कोलेजन प्रोटीन। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज फाउंड इन आवर बॉडी। अच्छा चलो, ये तो हो गया कोलेजन हमारी बॉडी में। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन कौन सा रहता है, जल्दी आंसर करो, जल्दी बताओ। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन रहता है वो कौन सा रहता है बच्चों, वो रहता है हमारा रुबिस्को। क्या है वो, रुबिस्को। ठीक है, तो रुबिस्को जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में जो अवेलेबल प्रोटीन है वो है रुबिस्को। चलो अब हम आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, अल्फा हेलिक्स। तो जो अल्फा हेलिक्स है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसके बीच में ये हेलिक्स है। अब ये रहा मेरा एन टर्मिनल, क्या है बच्चों, ये है मेरा एन टर्मिनल और ये है मेरा सी टर्मिनल। अब बच्चों इसके बीच में जो लिंकेज है वो कैसा है, वो है एच बॉन्ड्स का। तो जो बॉन्ड्स हैं इसके बीच में, देखो ऐसे देखो, ये जो लिंकेज दिख रहा है आपको, ये जो लिंकेज है
ये है मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलके बना है। अब बच्चों ये हमने स्कूल में देखा था, जब भी क्लास के अंदर कंपटीशन होता था तो हम इसे कहते थे इंट्रा लेवल कंपटीशन, और जब दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता था तो उसे हम कहते थे इंटर लेवल कंपटीशन। उसी की तरह अगर हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के विद इन ही बॉन्ड्स हैं तो उनको हम कहेंगे इंट्रा पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या कहेंगे उन्हें? इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा हेलिक्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो कैसी हैं? क्योंकि ये हेट्रोपॉलीमर है इसलिए हम इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, इनके बीच में कैसी बॉन्ड्स होंगी? इनके बीच में होंगी इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। चलो इतना समझ आ गया अपन को। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों बीटा प्लीटेड जो रहता है, देखो ये कॉइल तो है ही, साथ में एक और स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या हो गया? अब दो पॉलीमर्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दो चेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब चलो इनके बीच में मैं क्या बना देती हूं? इनके बीच में मैं बॉन्ड्स बना देती हूं। ठीक है बच्चों, अब ये जो मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको मैं क्या कहूंगी? इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या कहूंगी? इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। क्यों बच्चों? क्योंकि अब दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई हैं और उनके बीच में बॉन्ड्स बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब हम लाते हैं हमारे लास्ट वाले पे जो था कोलेजन हेलिक्स। दो कोलेजन हेलिक्स जो था बच्चों, ये एक ऐसा ऊबड़ खाबड़ सा नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है एक दूसरे के बीच में, और बहुत सारी जो चेन्स हैं हमारी एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड रहती हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोलेजन हेलिक्स। इनके बीच में भी कैसे हो गई? इनके बीच में बहुत मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स रहती हैं। तो हमने देख लिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हमने डिवाइड करा था अल्फा हेलिक्स में जिसके बीच में थी इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। बीटा प्लीटेड में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई थी और उनके बीच में लिंकेज हो रहा था, तो उसको हमने कहा था इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। और कोलेजन हेलिक्स में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं हम सेकेंडरी के बारे में। तो बच्चों सेकेंडरी हमने डिवाइड करा था अल्फा हेलिक्स में, बीटा प्लीटेड में और कोलेजन हेलिक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स क्या है बच्चों? अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्पाइरल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में। इट हैज अ रिजिड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हमने देखा था ये था मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स। अब इसके बीच में क्या हो रही थी? हमारे खुद ही के हेलिक्स के दो हेलिक्स के बीच में बॉन्ड थी, तो इसको हमने क्या कहा था बच्चों? इसको हमने कहा था इंट्रा पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस या बॉन्ड्स कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखो अल्फा हेलिक्स इज टाइटली पैक्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर with amino acid side chains extending outwards from the central helix। मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं ये टाइटली पैक्ड हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेरे अमाइनो एसिड्स वो ऐसे कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको क्या बताया था कि हेलिक्स के बीच में ही जो बॉन्ड हो रही है उसको मैंने क्या कहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं बच्चों, ये एक्सटेंसिव जो बैकबोन और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को. It is formed between the hydrogen atom attached to the peptide N and O atom attached to the peptide C. मतलब ये था मेरा N टर्मिनल, ये था मेरा C टर्मिनल. तो इन सबको जो जोड़ के रखती है वो कौन है बच्चों? वो है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है बच्चों, तो इतना हम समझ गए कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अल्फा हेलिक्स था वो आपस में जुड़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को आपस में जोड़ के रख रही थी. चलो अब हम बढ़ते हैं आगे. अब देखो बच्चों, अल्फा हेलिक्स की जो बॉन्ड थी वो ऑल दी पेप्टाइड बॉन्ड्स एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट, मतलब जो एन टर्मिनल और जो सी टर्मिनल रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. क्यों बच्चों? क्योंकि उसके पहले तो कुछ है नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए और उसके बाद भी कुछ नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए. तो जो एन टर्मिनल रहता है और सी टर्मिनल रहता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, बट यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू होती है सी टर्मिनल तक, जो पूरे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ के रखती है. अब देखो बच्चों, अल्फा हेलिक्स इज अ स्टेबल कॉन्फर्मेशन फॉर्म बाय स्पॉन्टेनियसली विद द लोवेस्ट एनर्जी. मतलब अल्फा हेलिक्स हमारी बॉडी में बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी बन सकता है. इतना हम समझ गए अल्फा हेलिक्स के बारे में. अब हम आते हैं बीटा प्लीटेड पे. चलो अब देखो बच्चों, जो बीटा, इसका स्ट्रक्चर देख लिया था हमने अल्फा हेलिक्स का. हमने देखा था बीटा प्लीटेड जो थे वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा था. मतलब देखो ये रहा मेरा एन टर्मिनल और ये रहा मेरा सी टर्मिनल, ये रहा मेरी दूसरी चेन का एन टर्मिनल और दूसरी चेन का सी टर्मिनल. इनके बीच में जो बॉन्ड्स बना रहे थे वो कैसे थे बच्चों? इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स. कैसी बॉन्ड्स थी वो थी इंटर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स. इतना हम समझ गए थे. और यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड या दो पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में हाइड्रोजन लिंकेज हो रहा है. तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लिंकेज बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. चलो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं. तो बच्चों, बीटा प्लीटेड शीट आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more segments of fully extended पेप्टाइड चेन्स. मतलब बीटा प्लीटेड कैसे बनी है? दो पेप्टाइड शीट्स के बीच में लिंकेज जब हुआ तो उसने बीटा प्लीटेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया. In the beta sheet, hydrogen bonds are formed between the neighboring segments of the polypeptide chains. ये तो हमने देख लिया. ठीक है बच्चों, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. ये रहा मेरा N टर्मिनल, ये रहा मेरा C टर्मिनल, ये रहा मेरा N टर्मिनल, ये रहा मेरा C टर्मिनल. अब बच्चों इनके बीच में जो लिंकेज बना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनी बीच में, ठीक है, ये रही मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये क्या है बच्चों? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इनके बीच में जो लिंकेज हुआ वो था इंटर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज. इंटर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, इतना समझ गए. चलो अब हम आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पे. अब बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? अब इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में कह सकते हो जो बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, वो हो सकती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है बच्चों, वो हो सकती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. वो हो सकती हैं हमारी वैंडर वाल बॉन्ड्स. ठीक है बच्चों, वो हो सकती है वैंडर वाल, वो हो सकती हैं हमारी पेप्टाइड बॉन्ड्स.
आई होप दिस मच इज क्लियर कि जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है उसमें ना कि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बल्कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं, वेंडर वॉल बॉन्ड्स भी हैं और आयोनिक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट रहती हैं तो जब बहुत सारी बॉन्ड्स को मिला के कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं इसके बीच में? रिपीट आफ्टर मी। वेंडर वॉल बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, दिस मच इज क्लियर। चलो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था बच्चों? इट वॉज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट जो किस में मिला हमें? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो किसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर। चलो, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हेल्ड इंटीरियर और हाइड्रोफिलिक। हमने देखा था हमारी सेल मेम्ब्रेन में कैसा स्ट्रक्चर था, वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहां हमें मिलता है। मतलब ये जो मेरा हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। क्यों बच्चों हाइड्रोफिलिक बाहर क्यों है? क्योंकि हमें वाटर या चीजों का ट्रांसपोर्ट चाहिए रहता है। अगर हमने हाइड्रोफोबिक को बाहर रख दिया तो कुछ ही वो हमारी अंदर सेल के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हाइड्रोफिलिक को बाहर रखते हैं और हाइड्रोफोबिक को सेल के अंदर रहते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक हमारा कंपाउंड है वो कैसा है? वो है सेल के अंदर। वैसे ही दूसरा साइड कैसा है? ये रहा मेरा हाइड्रोफिलिक और यहाँ है मेरा हाइड्रो, ठीक है। तो ये रहा मेरा हाइड्रोफिलिक और ये रहा मेरा इनसाइड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। उसी के साइड ये रहा हाइड्रोफोबिक और ये रहा मेरा हाइड्रोफिलिक। समझ गए कि हाइड्रोफोबिक जो साइड है वो कैसा है? सेल के इंटीरियर में है और हाइड्रोफिलिक जो है वो कैसा है? कंपाउंड के एक्सटीरियर में है। समझ गए? चलो, अब बॉन्ड्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो थे वो मैंने बताए थे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ हमें मिलते हैं पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, वेंडर वॉल, हमारे आयोनिक बॉन्ड्स और कौन कौन से? डाइसल्फाइड हो गए, वेंडर वॉल हो गए, हमारे आयोनिक बॉन्ड्स हो गए एंड पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये सारी जब बॉन्ड्स मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और बहुत सारी उनके अंदर बॉन्ड्स बनती हैं, मल्टीपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स और मल्टीपल हमारी बॉन्ड्स, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मतलब इसके बीच में बहुत सारी चीजें जब मिलके बनी हैं तो अब तभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सबसे ज्यादा। अब इसका एग्जाम्पल जो रहता है बच्चों वो रहता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन रहता है वो कैसा अरेंजमेंट रहता है? वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है। तो ये रहा बच्चों मेरा आयरन, ठीक है, ये रहा मेरा आयरन। अब इसके बीच में जो चेन्स हैं वो कैसी हैं बच्चों? यहां पे मैं बना देती हूं। ठीक है, ये रही मेरी अल्फा 1, ये रही मेरी अल्फा 2, ये है मेरी बीटा 1, ये है मेरी बीटा 2। यहाँ पे मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेरा दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऐसा कुछ टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहता है हीमोग्लोबिन का। मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, किसकी? हमारी आयरन की, और उसके साथ अटैच्ड है कौन सी चेन? अल्फा 1 चेन, अल्फा 2 चेन। दूसरे नीचे साइड कौन सी अटैच्ड है? हमारी बीटा 1 चेन, बीटा 2 चेन, और साथ ही में ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में मेजर ऑक्सीजन कैरियर है।
हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेशन में काम आता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा किसकी मदद से हो पाता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर रहता है बच्चों वो कैसा है? वो एग्जाम्पल है हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व्ड हैं और उनके बीच में मल्टीपल लिंकेजेस हो रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो अब देखिए bonds in quaternary structure. The monomeric subunits are held together by non-covalent bonds, namely hydrogen bonds, hydrophobic interactions and ionic bonds. ये सारी bonds present रहती हैं इसमें, लेकिन बहुत न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे आ जाते हैं हमारे प्रोटीन्स के फंक्शंस पे। प्रोटीन का कैसा फंक्शंस होता है बच्चों? प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला बच्चों प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हेल्प करता है हार्मोन्स को बनाने में। उनमें से कौन से? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। इंसुलिन का काम क्या है बच्चों? ब्लड शुगर मेंटेन करना। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है। प्रोलैक्टिन मदर को हेल्प करता है लैक्टेशन में। तो इन प्रोटीन जो है वो किसको बनाने में हेल्प करते हैं? हमारे हार्मोन्स। फिर आ जाओ बच्चों एम्यूनिटी, एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो किससे बनती हैं? प्रोटीन्स ही होती हैं वो। फिर आ जाओ बच्चों बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स ही हैं। सबसे अबंडेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है बच्चों? मायोसिन। एक्टिन मायोसिन क्या है? एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स ही हैं। अब केराटिन जो बालों में रहता है, नेल्स में रहता है, वो भी क्या है बच्चों? प्रोटीन। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? कोलेजन। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज कोलेजन। ठीक है बच्चों, याद आ गया ये। अब देखो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो सबसे जो GLUT4 है वो खुद में एक प्रोटीन है। वो क्या कराता है? ग्लूकोज और बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट। तो GLUT4 जो है बच्चों वो भी क्या है? प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोटीन्स। अब बच्चों देखो एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से? पेप्सिन जो क्या कराता है? डाइजेशन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो भी क्या है? प्रोटीन। अब देखो बच्चों ये तो हमने देख लिया साइटोक्रोम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो बहुत सारी प्रोसेसेस को, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें हम देखेंगे कि साइटोक्रोम्स रहते हैं जो लिवर में रहते हैं, साइटोक्रोम P40। ये सारे जो साइटोक्रोम्स हैं ये सारे क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन। अब बच्चों रूबिस्को क्या था? मैंने अभी बताया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन, बताओ अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब सबसे ज्यादा बायोस्फेयर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा रूबिस्को। ठीक है, यूनिवर्स कह लो या बायोस्फीयर कह लो कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे बायोस्फीयर में वो है हमारा रूबिस्को। तो ये सारा था एक समराइज्ड हमारे फंक्शंस या कह सकते हो प्रोटीन्स के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्विक रिवीजन में बहुत काम आएगा कि जल्दी से हमने इस इमेज को देखा और सारा हमने कोरिलेट कर लिया कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर आए प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में तो हम इन सबको अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बच्चों ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में, जिसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन्स को हमने क्लासिफाई करा 3 चीज़ों में, वो था सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड।
सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? ये सारे सिंपल हैं, साधारण हैं, इनका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनको भी हमने दो में करा, ग्लोब्यूलर और स्क्लेरोप्रोटीन्स। हमने देखा था एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और हमारे ग्लोबिन्स और हिस्टोन्स को, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एल्ब्यूमिन हमें पता है वाटर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन्स और इन सब में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो हैं ग्लोब्यूलिन्स। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में काम आते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग। कोलेजन हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो है कोलेजन। हमारी स्किन को जो स्ट्रेंथ देता है वो कौन सा प्रोटीन देता है? कोलेजन। जब एज बढ़ती है और झुर्रियां आ जाती हैं, वो क्यों आती हैं? क्योंकि कोलेजन का जो कह सकते हो अमाउंट वो डिक्रीज होता है विद द एज। तो स्किन जब लूज हो जाती है तो मतलब कोलेजन डिक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, तो कोलेजन स्किन को टाइटनिंग में हेल्प करता है। इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। केराटिन जो प्रोटीन था वो हेयर, नेल्स, इन सब में पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या है बच्चों? नाम में लिखा है कॉन्जुगेटेड, मतलब दो या तीन चीजें जब जोड़ के कोई प्रोटीन बना है तो उसको हमने कहा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। चलो नाम में लिखा है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स मतलब ये हेल्प करेंगे डीएनए और बहुत सारी चीजों के फॉर्मेशन में। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब ये जुड़े हैं कार्बोहाइड्रेट से। म्यूकोप्रोटीन्स मतलब इनके पास कुछ स्टिकी सी चीज है, कुछ म्यूकस सब्सटेंस है, इसलिए इनका नाम है म्यूकोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स मतलब ये लिपिड से जुड़े हैं, तो जो प्रोटीन लिपिड से जुड़े हैं उनको दिया हमने लाइपोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स मतलब फॉस्फोरस और जब प्रोटीन मिलके बना तो ये हुए फॉस्फोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स मतलब बच्चों इनके पास क्या है? कलर। मेटालोप्रोटीन्स मेटल और प्रोटीन्स जब मिलके बने तो क्या बने? मेटालोप्रोटीन्स। अब आ जाओ डिराइव्ड पे बच्चों। डिराइव्ड क्या है? ये जो है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं, मतलब इनको हमने कह सकते हो सिंपल और कॉन्जुगेटेड को मिल के डिराइव करा है, या इनके स्ट्रक्चर्स को और कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो तब जाके हमें क्या मिले? डिराइव्ड, मतलब किसी चीज से डिराइव हुए हैं ये प्रोटीन्स। अब ये कौन से हो गए बच्चों? कोआगुलेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन्स। सेकेंडरी कौन से हो गए बच्चों? प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये क्या थे एग्जाम्पल? ये थे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो किसके अंडर आ रहा था? हमारे डिराइव्ड प्रोटीन्स में। तो इसी के साथ हमारा खत्म हुआ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स का पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे अपने एनर्जेटिक्स, एंजाइम्स के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड। और बच्चों मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब अपना खुद की वेबसाइट से आया है सिर्फ आपके लिए, जो कि एकदम फ्री है, मतलब सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आपको बस घर बैठे नॉलेज लेनी है। इतनी नॉलेज है बच्चों कि आप जितना ले सकते हो उतना अच्छा है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और ये सब कुछ एकदम फ्री। आपको बस क्या करना है बच्चों? हमारी वेबसाइट पे जाना है जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ऐसा एक ऑप्शन, ऐसा पूरा एक पेज ओपन अप होगा। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करिए, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरी बायोटेक की वीडियोस देखनी है तो वॉच नाउ पे जाइए। जैसे ही बच्चों आप वॉच नाउ पे जाओगे एक पूरा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा कि कब कौन सी वीडियोस अवेलेबल हैं, अब कौन सी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं। एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू बच्चों। जैसे ही आप गए यहाँ पे आप प्ले बटन दबाइए, आप मेरी पूरी वीडियोस देख सकते हो एंड सब कुछ फ्री है सिर्फ आपके लिए। जैसा आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए, ओनली फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।